ईटीवी भारत पर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, बीजेपी के दिग्गज नेता। लेकिन आज मैं उनकी पहचान एक अलग ढंग से करवाने जा रही हूँ, एक लेखक के तौर पर और एक ऐसे राजनेता के तौर पर। भारत में सबसे पहले 90s की बात है जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी, और अब उनकी किताब, इसी परिक्रमा पर लिखी उनकी किताब जल्द जो है हमारे हाथों में आने वाली है। तो पहला सवाल आपसे यही कि जो टाइमिंग है, 30 साल का लंबा वक्त गुजर गया परिक्रमा के बाद, तो ये टाइमिंग क्या इसलिए आपने चुनी कि मध्य प्रदेश में और देश में नर्मदा अवैध उत्खनन के लिए जानी जा रही है, सियासत की नदी के तौर पर जानी जा रही है? मुझे लगता है कि लोग क्या परिभाषा करते हैं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नर्मदा और नर्मदा का परिक्रमावासी मेरे लिए सर्व श्रद्धा का केंद्र है, और ये मेरे जीवन के आचरण में भी लोगों ने देखा होगा। कहना तो दुनिया में सारे लोग कह देते हैं। ये पुस्तक वास्तव में 30 साल पहले जब लिखी गई थी तभी मैंने उसका विभाजन कर दिया था कि मेरे गुरुदेव ने जो कहा है वो परिक्रमा का सार है, और जो मैंने लिखा है वो कृपा सार है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नर्मदा को बेचना क्यों, तो मैंने उस कारण से कि नहीं, मुझे बेचना नहीं है, इसलिए लिख गया, लेकिन इसको छपना नहीं देना। बाद में मैं केंद्रीय मंत्री बन गया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी मैंने उसको नहीं छपने दिया। साहित्य अकादमी मेरे पास थी। 2005 में मैंने सपत्नी फिर परिक्रमा की। हिंदी ग्रंथ अकादमी ने मुझे 10 बार से ज़्यादा कहा कि आप लिख दीजिए। मैंने अपनी श्रीमती जी को कहा कि आप लिखो, मैं मदद कर दूंगा, पर मेरे मन में था कि मैं ना लिखूं। तो उन्होंने कहा मैं भी क्यों लिखूं, उनने भी नहीं लिखा। अभी जब मैं 65 साल का हो रहा था तो मेरे दोस्तों ने सबने मिलकर कहा वैसा उसको छप जाने दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब इस बीच में मेरे छोटे भाई जालम सिंह जी ने मुझे कहा कि भाई साहब एक बार और परिक्रमा करनी चाहिए, अपन नंगे पैर ही करते हैं। हमने दोनों बार नंगे पैर भिक्षा लेकर किए, अब लोग पैदल करते। तो मैंने कहा परिक्रमावासी हो, जूते पहने ना पहने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भी तुम कह रहे हो। क्योंकि जब हम 30 साल पहले गए थे तब मैंने शूलपाणेश्वर के मंदिर की ध्वजा और कलश को देखा था, आज वो नहीं है। फिर मैं 20 साल पहले जिन स्थानों को मैंने देखा वो भी डूब गए। धारा जी, काजल रानी, सात माता, ओमकारेश्वर के पास में 24 अवतार, ये सब डूब गए। तो मुझे लगता है कि जो तब के स्थान थे वो बहुत सारे तो खत्म ही हो गए, जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई नौजवान कहे तो वो बात पे विश्वास ही नहीं करेगा। पर एक अच्छा ये हुआ कि दूसरी परिक्रमा में पहले हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि इस तट से चलो और सामने तट की वीडियोग्राफी करो, ऐसा हो सकता है क्या? तो मुझे खींच आ गई कि यार संत लोग तो कुछ भी कहते रहते, कौन में करेगा, ये पैदल चलेगा किनारे से, सामने कीजिए। लेकिन बाद में 2005 में वो हमसे हो गया। मेरे पास 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी है, इधर से चलते हुए और सामने वाला कहते हुए। मैंने एक विदिशा के घनश्याम मालवी है, उसने बहुत मेहनत की उसमें, और वो हैंडी जो कैमरा होता था उससे बनी हुई है। आप देखेंगे तो आप रोमांचित हो जाएंगे। जब मैंने अभी उसकी वो क्लिप्स देखी तो मतलब मैं भौचक था, क्योंकि मैंने बनाई तो थी लेकिन कभी देखने का मौका नहीं मिला मुझे। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले यूथ को प्रेरणा देंगी कि भैया ये स्थान ऐसा था, इतना कष्ट साध्य था, लेकिन उसके बाद अब ये नहीं है। आज परिक्रमा में सिर्फ एक ही बात चलती है, रोड बना दो, परिक्रमा पथ बना दो। जबकि हमने पहली परिक्रमा हो चाहे बाद में हमने की हो, मैंने नंगे पैर तट, गुरुदेव ने तब भी नहीं छोड़ा। जब हम ने सपत्नी की, हमने तट नहीं छोड़ा। आनंद उसी का है कि आप किसी गांव में ना जाएं, किनारे में जो मिल जाए वहीं रुक जाएं, भिक्षा लेकर अपने पूरा करें। नर्मदा परिक्रमा का यही सार तत्व है। इसलिए उस समय जो लिख गया और हमारे मित्रों के सहयोग से वो पुस्तक के रूप में आ गया। भाग्यशाली मैं इसलिए हूँ कि क्योंकि परम पूज्य सरसंघ चालक जी उसका विमोचन करेंगे। ये मेरे लिए कल्पनातीत आनंद का विषय है। तो उस दौर की जो नर्मदा है इस किताब में लफ्ज़ों के ज़रिए, अक्षरों के ज़रिए हम जानेंगे उसको। आपने वो दोनों नर्मदा के रूप देखे हैं, जब आप परिक्रमा कर रहे थे और आप जब केंद्रीय राजनीति में चले गए उसके बाद नर्मदा की जो दुर्दशा हुई, क्या फ़र्क देखते हैं? ये पुस्तक यात्रा वृत्तांत नहीं है। ये पुस्तक विषयों पर आधारित लेख हैं जो मैंने 95-96 में लिखे थे। तो उनका संकलन जैसा मान के चलिए कि वो इकट्ठे कंपाइल होकर पुस्तक के रूप में आ रहे हैं। यात्रा वृत्तांत में अब इसके बाद लिखने वाला हूँ, और जिसमें परम पूज्य श्री जी की जो वाणी है, जो उसको मैंने परिक्रमा का सार कहा है, जो स्थान आज अस्तित्व में नहीं है वो नाम मेरे पास है, वहाँ की वाणी मेरे पास है, तो मैं उनके बारे में बिल्कुल खुलकर लिखूँगा। और मैं परिक्रमा का सार जब लिखूँगा
तो उसमें परिक्रमा का वृत्तांत भी लिखूंगा। तो ये इसके बाद ऐसा वृत्तांत का मतलब ही होता है कि पहले हमने किस नर्मदा को देखा, आज हम क्या देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये पैरामीटर आने वाली पीढ़ी के हाथ में होना ही चाहिए कि 20 साल पहले नर्मदा क्या थी, 30 साल पहले नर्मदा क्या थी। जो लोग आज पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं उनके पास में हिमालय के चित्र हैं केदारनाथ के। अकेला केदारनाथ का मंदिर, फिर आबादी बढ़ती गई, फिर बढ़ती गई, फिर आपदा आई, फिर अकेले केदारनाथ बचे। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये इतिहास की चीज़ है। हम किसी का आरोप प्रत्यारोप भले ना करें, लेकिन इस यथार्थ से युवा पीढ़ी को परिचित होना चाहिए। आपकी यात्रा की बात करें, उस दौरान का कोई एक ऐसा वाकया जो फिर आपके आगे के पूरे जीवन का संकल्प बन गया? मैं झाड़ी में था, 3 दिन से हमको भोजन नहीं मिला था। तो एक गुरुदेव ने कहा कि ऊपर जाओ, एक गांव है, कुछ पैसे हों तुम्हारे पास तो वहाँ कुछ मिल सकता है। वहाँ गए तो एक मुस्लिम की दुकान थी। वो बेचारे, उनका गांव दूसरी तरफ था, शाम हो गई थी, तो ताला लगा रहे थे। तो मैंने नर्मदे हर किया कि मुझे कुछ दे दो। तो उसने कहा कि महाराज जी, हम सुबह आ जाएंगे, अगर नाव चली गई तो मैं गांव नहीं जा पाऊंगा, यहाँ रात रुक नहीं सकता। लेकिन उसने ठीक मेरे पहले एक आदिवासी को आटा दिया था। मैं खड़ा था, लेकिन मेरे पास पैसे थे, लेकिन मुझे नहीं दिया, लेकिन उसको आटा दिया। वो ताला लगाकर वो चले गए। अब मैंने नर्मदे हर किया उससे और बढ़ने लगा आदिवासी को। तो कहता, अरे यार, ठीक टाइम पर आए हो, अरे लो, आधा तेरा आधा मेरा। तो मैं पलटा, मैंने कहा, मुझसे कह रहे हैं आप? तुम्ही ने तो नर्मदे हर किया है, मेरे पास आटा है, आधा तेरा आधा मेरा, उठा लो। तो मैंने कहा, भिक्षा ली जाती है, उठाई नहीं जाती, आपको देना पड़ेगा। अरे यार, उंगली मारी उसने और आधा आटा मुझे दे दिया। और मैं आके गुरुदेव को बताया कि मुझे ये आटा मिला है। वो 3 रोटी का आटा रहा होगा, हम 6 लोग थे। तो आके बताया तो उन्होंने कहा कि देखो, आधी ही रोटी खाओगे, 6 लोग हो, खाई नहीं खाई कोई मतलब नहीं है। 3 परिक्रमावासी और थे, वो भी भूखे थे। तो बोले, ये उनको दे दो तो कम से कम एक एक रोटी उनके हिस्से में आ जाएगी। मैं जब भी सैकड़ों बार बोल चुका हूँगा कि जब तक मैं इस धरती पर जीऊँगा, मैं उससे बड़ा दानी किसी को मानने तैयार नहीं हूँ। मैं उन्हें जानता नहीं, वो मुझे जानते नहीं थे। तब तक मैं 2 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका था और उसके बाद सामने भिक्षा मांग रहा था। उस अकेले की खुराक 8-10 रोटी की रही होगी। अगर ये भी मान लें तो 6 रोटी की आटे में से उसने 3 रोटी का आटा मुझे दिया। परिवार होगा तब क्या हुआ होगा। शराब पिए हुआ व्यक्ति, लेकिन उसमें इतना विवेक था कि मुझे परिक्रमावासी को खाली हाथ नहीं जाने देना। ये उस दिन के बाद से मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि मैं किसी को दान दे रहा हूँ, क्योंकि उससे बड़ा दानी मैं किसी और को मानने के लिए तैयार नहीं। आप जब परिक्रमा कर रहे थे, राजनीति के शीर्ष पर थे और उस परिक्रमा के बाद फिर राजनीति में लौटे, तो परिक्रमा के पहले के प्रहलाद पटेल और परिक्रमा के बाद के प्रहलाद पटेल, कितना फर्क आया? जमीन आसमान का अंतर। आज भी मैं गर्व के साथ कहता हूँ, उस समय भी प्रहलाद पटेल था, आज भी प्रहलाद पटेल हूँ, लेकिन वो नहीं हूँ। 2 सब में है, दोष आते हैं, कमजोरियाँ आती हैं। अब वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आप 10 बातें कह दीजिए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो प्रहलाद पटेल में और इस प्रहलाद पटेल में अंतर है। आखिरी सवाल आपसे यही, नर्मदा परिक्रमा तो आपने की ही, वैसे भी हम देखते हैं नदियों को लेकर आपकी फिक्र या रिश्ता बहुत अलग ढंग का है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में नदियां, हालांकि कहा जा रहा है सरकार के तौर पर कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, लेकिन मायके में बेटियां रूठ रही हैं, परेशान हैं, उसको लेकर आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्या प्रयास? लगता है कि बातें करने भर से काम नहीं होगा। और मेरा मध्य प्रदेश आना शुभ हो गया, तो मैं 106 नदियों के उद्गम पे जा पाया। उद्गम सुरक्षित रहेंगे तो नदियाँ 12मासी होंगी, वो 12मासी होंगी तो नर्मदा जैसी नदी 12मासी होगी। अन्यथा संकट है। इस संकट को हम छुपाएं तो भी भला नहीं है, बताएं तो भी भला नहीं है, लेकिन हमें चेतना पड़ेगा। इसलिए सच कहना और सच सुनने की दोनों की आदत डालनी होगी। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ बिगड़ गया है। ये सच है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। इतनी जल राशि किसी और राज्य के पास नहीं है। हम नर्मदा बेसिन में पानी देते हैं, गोदावरी बेसिन में पानी देते हैं, गंगा बेसिन में पानी देते हैं, उस सीधे अरब सागर में भी जाकर पानी देते हैं। तो हमारे पास कैचमेंट है, लेकिन इतनी बड़ी जल राशि के बाद भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पानी का स्रोत ना हो। ये हम सबके लिए विचार नहीं।
हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ़र्क है कि राजनेता होने के बावजूद वो खरे खरे लहजे में कह रहे हैं कि चिंता की बात है, नदियों का जो मायका है मध्य प्रदेश, वहाँ नदियाँ संकट में हैं। कैमरामैन फैज़ान खान के साथ शिफाली, ETV भारत।